प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। इस लॉकडाउन तो फिर बढ़ गया ना, है कि नहीं। तो हम लोग को रुकना नहीं है और अपने काम को जारी रखना है। तो हम आप लोग के लिए क्लास 11th का पहला लेक्चर में हम आपको बताए थे कि समीकरण को हल कैसे करते हैं, और कहे थे कि हम लोग अगले क्लास में प्लान करेंगे, टोटल सिलेबस का चर्चा करेंगे, उसके बाद अपना पढ़ाई शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो देखो छोटू, हम सिलेबस के बारे में आपको बताते हैं और कैसे हम लोग को पढ़ाई करना है, ताकि जो साइंस सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स की पढ़ाई, फिजिक्स की पढ़ाई, केमिस्ट्री की पढ़ाई काफ़ी आपको आसान लगे। अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग प्लानिंग नहीं किए और पढ़ना शुरू कर दिए तो आप जानते ही हो कि बिना प्लानिंग का कोई काम करने से सक्सेस नहीं मिलता। इसलिए हम लोग पूरे ढंग से प्लानिंग करेंगे और आपको भी इंटरेस्ट लगेगा। तो आप क्या करना, पूरे सिलेबस को पहले अभी जो मैं बताऊंगा पूरा वीडियो को तुम देखो, और कैसे कैसे क्या चीज़ें होगी तो आपको उसमें दिलचस्पी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो देखो छोटू, हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ समय कम लगे इसलिए पहले लिख के रखे हैं, नहीं तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाता है कि नहीं। आप लोग 1 घंटा देखते नहीं हो, इसलिए समय कम करने के लिए ऐसा किए हैं। तो छोटू, सबसे पहले क्लास जो है 11th है। क्लास 11th में मैं उदय सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, और मैथमेटिक्स का जो टोटल सिलेबस है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले, जैसे आप 10वां क्लास पास किए हो और 11th में जा रहे हो, है कि नहीं, तो इसके बीच में एक गैप आता है कि नहीं। ताकि आपको वह गैप अगर मैं आपको भर दूं तो आपको क्लास 11th 12th साइंस सब्जेक्ट पढ़ने में, मैथ तो पढ़ने में आसान हो ही जाएगा। इसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट भी, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपको पढ़ने में काफ़ी आसान लगेगा। ठीक है छोटू, तो यहाँ ध्यान देना। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास 10th और 11th के बीच में जो गैप है, अगर आप यह सब सीख गए, वह गैप यही है, अगर यह गैप आपका भर गया तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो देखो, सबसे पहला सिलेबस के अंदर हम आपको सबसे पहले पढ़ाने वाले हैं फंडामेंटल्स। क्या पढ़ाने वाले बच्चों? फंडामेंटल्स पढ़ाने वाले हैं। और ये फंडामेंटल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल में हम मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले तमाम सभी तरह के चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे, ताकि आगे जो भी चैप्टर्स हम पढ़ें उसमें कोई भी चीज़ ऐसा ना बचे कि आपको समझ में नहीं आए। तो पहला है फंडामेंटल्स में हम पढ़ने वाले रियल नंबर सिस्टम एंड सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स। रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या पद्धति तथा कुछ महत्वपूर्ण सिंबल पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण संकेत पढ़ेंगे। तो छोटू, सबसे पहले हम मैथ स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको रियल नंबर सिस्टम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो होता है संख्याओं का खेल है। इसमें संख्याओं का बहुत बड़ा योगदान है। बिना संख्या का तो मैथ है ही नहीं। तो अगर आपको संख्या का संपूर्ण नॉलेज अगर बढ़िया से हो तभी तो आप अच्छे से डील कर पाओगे। तो संख्याओं के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, उसके बारे में वो आपको जानना पड़ेगा, और तमाम तरह की चीज़ें इसमें। और मैथ में जो संकेत, किस संकेत का मतलब क्या होता है, अगर यह हम जान ले तो काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो देखो छोटू, यहाँ तो सबसे पहला हम लोग रियल नंबर सिस्टम में, जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से विभाज्य कब होगा, यही सब के बारे में हम लोग इसमें आपको बताएंगे। तो बिल्कुल जीरो से मेरे प्यारे बच्चे मैं स्टार्ट करूंगा। अगर आपको गिनती आता है, जोड़ घटाव आता है, तो आप आसानी से यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल यहीं से मैं स्टार्ट करने वाला, जीरो से, एकदम बिल्कुल ज़ीरो। अब इससे नीचे तो पढ़ाऊँगा तो 1 2 3 सिखाना हो गया ना। ठीक है, चलो ध्यान देना। अब कुछ महत्वपूर्ण सिंबल है, जैसे आप लोग 10वां क्लास में पढ़े थे ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से मैथ में ढेर सारे संकेत है, इसी प्रकार से मैथ में ढेर सारे संकेत है, उसके बारे में हम अध्ययन इसमें पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छोटू, यह जो सेट्स है, सेट्स का मतलब क्या होता है? समुच्चय, है ना, समुच्चय। तो सेट्स क्या है कि जब हम लोग रियल नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण संकेत पढ़ लेंगे, तो उसी के आधार पर हम लोग सेट पढ़ लेंगे। सेट में ना छोटू नंबर सिस्टम का बहुत उपयोग होने वाला है, और जिस बच्चे को नंबर सिस्टम अगर अच्छे से आता है तो वह सेट्स को क्या करेगा? बहुत अच्छे से पढ़ लेगा। और यह सेट का जो योगदान है
पूरे मैथमेटिक्स में जितना भी चैप्टर है सब में इसका उपयोग होता है। समुच्चय किसे कहते हैं यह हम आपको बताएंगे, समुच्चय को कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं यह बताएंगे, दो समुच्चयों या दो से ज़्यादा समुच्चयों का यूनियन कैसे लेंगे, इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, उप समुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है, यह सब का चर्चा करेंगे। और इसमें जो समुच्चय में जो सबसे खास चीज़ है छोटू, जो हमारे मैथ के अंदर काम आता है, पता है वह क्या है? इसमें जो अंतराल पढ़ना है वह बड़ी काम की चीज़ है। और सेट्स के अंदर एक अंतराल, इंटरवल एक टॉपिक है, वह टॉपिक अलजेब्रा में, कैलकुलस में, त्रिकोणमिति में बहुत काम आता है। इसलिए यह समुच्चय जो चैप्टर है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बात समझ में आ गया? तो यह आप चैप्टर तभी प्यारे बच्चों समझ सकते हैं आप जब आपको यह रियल नंबर सिस्टम अच्छे से आता हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। उसके बाद इसमें आता है अगला टॉपिक, हम आपको बताएंगे इनइक्वालिटी, असमीका के बारे में आपको बताएंगे। जैसे तू लोग पढ़े हैं ना ऐसे कि कोई चीज़ बड़ा है या फिर क्या है, छोटा है, या सिंबल में आप लोग को बराबर कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं? अब जैसे आपको कोई बोल दे 2 छोटा या बराबर है 3 से, तो यह बात लिखा हुआ गलती है कि सही है, इसको आप नहीं पकड़ पाइएगा। 3 छोटा या बराबर है किससे? 3 से, तो यह वाला चीज़ गलती है कि सही है, आप यह नहीं पकड़ पाते हैं। और हमेशा इस तरह का जो संकेत होता है इसी को हम लोग असमीका बोलते हैं, और इसमें आपको बराबर कन्फ्यूजन होते रहता है। तो यह तमाम तरह की चीज़ें हम आपको इसमें डिस्कस करने वाले, इस पर बड़ा बड़ा क्वेश्चंस करेंगे, और यह इतना आसान हो जाएगा कि आप देखते ही उसका आंसर मुजवानी बोलोगे। ठीक है, चलो अब हम पढ़ने वाले साइन स्कीम, योजना चिन्ह। असमीका का थोड़ा ही एडवांस रूप कौन है? योजना चिन्ह है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बड़ा बड़ा व्यंजक में यदि बड़ा छोटा का चिन्ह लगा हो तो उसको कैसे तुरंत आसानी से हल करेंगे। ठीक है, और छोटू यह जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, इसका भी उपयोग पूरे मैथमेटिक्स के अंदर भरा हुआ है। अगर इसका सही से नॉलेज अगर आपको है, मैं पूरे अच्छे से डिटेल में आपको बताऊँगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। पूरा रेगुलर ढंग से एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना, तुम सब अच्छे से पढ़ो। मैं पूरी चीज़ जितना लिखा हूँ पूरा दिल के साथ एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, अब पूरा पढ़ाऊंगा आप लोग को। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। तो इसका उपयोग कहाँ होगा? अलजेब्रा के अंदर होगा, त्रिकोणमिति के अंदर होगा, और कैलकुलस एक बुक है उसके अंदर भी इसका होगा। तो इससे ढेर, हाँ, तो ये आप समझ गए ना छोटू कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा, है ना। और जब भी हम कोई भी अच्छा हिसाब बनाएंगे ना छोटू, या वह चैप्टर कोई भी हो, तो यह सब चीज़ उसमें आने लगेगा, है कि नहीं? तो क्या होगा, चैप्टर जो आप पढ़ोगे वह बताएगा आपको कि आप ऐसे 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 करो, लेकिन ऐसे से ऐसे करवाएगा कौन? तो यह जो फंडामेंटल है कंसेप्ट के बाद यही आपको आंसर तक लेके जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है। यह फंडामेंटल नाम का है, लेकिन यह मैथ का बिल्कुल हार्ट है। ठीक है, चलो छोटू, अब हम आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, सरल रेखा का ग्राफ। अच्छा, तुमको याद होगा छोटू, तुम लोग जब 10वां क्लास में थे, अब तो पास हो गए, रिजल्ट आ गया, तो आप पढ़े थे ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जब फोटो खींचते तो क्या आता था? एक सरल रेखा आ रहा था ना। तो वहाँ पे आप देख रहे थे x का मान डाले, फिर y का मान निकाले, फिर y का मान डाले, x का मान निकाले, ऐसे 2 बिंदु लाते थे आप, और दोनों बिंदु को मिलाते थे, एक सरल रेखा आता था। यानी इसमें हम पढ़ने वाले सरल रेखा का ग्राफ पढ़ने वाले। लेकिन आप जहाँ पढ़े हैं वहीं से मैं शुरू करूँगा और उसको अपने काम तक लेके जाऊँगा, और ताकि आप जो है यहाँ पे 11th और 12th में मैथमेटिक्स के प्रश्न को ग्राफ से भी बना सके, है कि नहीं। ग्राफ से बनाने से फ़ायदा क्या है कि ग्राफ से प्रश्न को बनाने से मैथ के अंदर छोटू ना, एक तो समय बहुत कम लगता है, और आंसर जो है वह बिल्कुल ही सही आता है, बिल्कुल सही आता है, और कम समय लगता है, और सटीक आंसर आता है। इसीलिए हम लोग को ग्राफ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है कि नहीं। चलो छोटू, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब यह ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे तो पता है हम लोग पढ़ने वाले मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। ऐसा तो लोग पढ़ा होगा, शायद पढ़े होगे ऐसा। मॉड 2 का मान कितना होता है? 2 होता है। मॉड -2 का मान भी कितना होता है? 2 होता है। अगर कहीं देखो ये फिजिक्स या मैथ में थोड़ा सा याद आया होगा तो इसके बारे में क्लास 11th के जो फंडामेंटल है इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, और इसके बिना तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि जो है हम आगे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से हिसाब को हैंडल करें, उसको बनाएं, है कि नहीं, अधूरा है। तो इसको ना इतना आसान करके हम बताएंगे कि आपको लगेगा ये बिल्कुल ही क्या है,
काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। और पता है इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम सरल रेखा के ग्राफ का उपयोग करेंगे। इसीलिए इसको पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बताएंगे। पता है छोटू, पढ़ने का ना एक सही ऑर्डर होना चाहिए। मैं क्या पढ़ाऊँ, क्या स्टार्ट करूं कि आगे का टॉपिक भी आपको क्या हो जाए, आसान हो जाए। पढ़ना सब है, लेकिन एक निश्चित ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। कौन काम पहले कौन काम बाद में करें, ताकि अगला काम करने में आपको पीछे वाला काम का प्रभाव से अगला करने में कम समय लगे और मज़ा भी आए। ठीक है, तो हम मॉडुलस फंक्शन में छोटू आपको क्या बताने वाले हैं, पता है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताएंगे, और इसके क्वेश्चंस को ग्राफ से बनाना भी, और इसके रिजल्ट को ग्राफ से कैसे प्रूफ करेंगे वो हम आपको सरल रेखा के ग्राफ से बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको यह आसान लगे। ठीक है, चलो अब हम पढ़ने वाले स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, रूट का मतलब क्या होता है, मूल। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, फलन, वर्गमूल फलन। वर्गमूल फलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे तुम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग को थोड़ा परेशानी रहता है, वो कैसे, तो जैसे हम आपको लिख दिए कि बताओ छोटू √4 बराबर क्या होगा, तो आप लोग क्या लिख देते हो, +-2। लेकिन ऐसा नहीं होता है, √4 बराबर है केवल और केवल +2 होता है कि नहीं है। तो ई क्यों नहीं होता और √4 बराबर है +2 ही होता है, इसके बारे में भी हम डेप्थ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और इस पे तमाम तरह की चीज़ें, इसका ग्राफिकल मेथड से भी इसका अध्ययन करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को भी हम लोग देखेंगे, जो आपको काफ़ी आसान लगेगा। और यह स्क्वायर रूट फंक्शन को पढ़ने में हम लोग मॉडुलस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मॉडुलस फंक्शन के बाद हम इसको बता रहे हैं, ताकि इसको डिटेल में हम आपको बताएं, ताकि आपको कहीं परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब चलो, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर फंक्शन के बारे में, जैसे एक्स स्क्वायर के बारे में, जैसे है ना, एक्स स्क्वायर के बारे में, x-1 के होल स्क्वायर के बारे में, या किसी भी व्यंजक का स्क्वायर है उसके बारे में नहीं। अब इसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर फंक्शन के बारे में। तो यदि आपको मॉडुलस और स्क्वायर फंक्शन अच्छे से आता है, वो तो आ ही जाएगा, गारंटी है, तो आपको स्क्वायर फंक्शन भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलो अब एक फंक्शन है जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें से लगभग चीज़ आप देखे होंगे, मॉड भी देखे होंगे, रूट भी देखे होंगे, स्क्वायर भी तुम देखे होंगे, समुच्च भी थोड़ा भी अध्ययन किए होंगे, है कि नहीं, छोटा बड़ा का चिन्ह भी जानते होंगे। लेकिन यह आपके लिए बिल्कुल ही क्या है, नया है, महत्तम पूर्णांक फलन। देखो ना, ग्रेटेस्ट का हिंदी होता है महत्तम, इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक, और फंक्शन का हिंदी क्या होता है, फलन। तो हम महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में पढ़ने वाले। यह एक मैथमेटिकल मशीन है, और यह इसका जो संकेत होता है ऐसे होता है, बड़का ब्रैकेट की तरह होता है कि नहीं। तो सर इसका संकेत जब बड़का ब्रैकेट की तरह होता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि बड़का ब्रैकेट महत्तम पूर्णांक फलन का काम कर रहा है, कि बड़का ब्रैकेट का काम कर रहा है। तो जहाँ भी यह लिखकर आप बगल में GIF लिखा रहे, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन, तो आपको समझ जाना है यह जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, यह महत्तम पूर्णांक फलन का काम कर रहा है। हम जानेंगे कि यह जो मशीन है, यह जो फंक्शन है, जो मशीन है मैथ वाला, यह कैसे काम करता है, संख्या को इसमें डालने पर क्या निकलता है, और इसका गुण क्या है ना, यह सब का अध्ययन करेंगे। इसका ग्राफ भी हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, इसका ग्राफ को बनाने के लिए सरल रेखा का ग्राफ आपको आना चाहिए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलो उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग, समीकरण को हल करने का कंसेप्ट हम जानेंगे, जो कि हम आपको पहला लेक्चर में बता चुके हैं, है कि नहीं। तो पूरा नहीं था वो, आपके एक ऐसे ही इंट्रोडक्शन, ताकि हमको वह लेक्चर के माध्यम से हम आपसे थोड़ा रूबरू होना चाह रहे थे। आपको कैसा लग रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ढेर सारे बच्चे कॉल भी किए और बातें भी किए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, और मैं जी जान लगा दूंगा आप लोग की पढ़ाई में, रुके नहीं, और पूरे जो है अच्छे से ख़त्म करेंगे। तो देखो यहाँ छोटू, कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग, तो आपको पहला लेक्चर में जो बताए थे वह बात मैं पढ़ाऊंगा, और उससे आगे भी बताऊंगा। वो तो रिपीट थोड़ा सा होगा, लेकिन आगे की बात भी हम इसमें करने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी।
इरेशनल का हिंदी होता है छोटू अपरिमेय समीकरण तथा असमीका। इनका मतलब क्या होता है? असमीका। तो हम ये पढ़ने वाले अपरिमेय समीकरण तथा असमीका। यदि आपको पीछे का यह सब टॉपिक जो है असमीका आपको अच्छे से आ रहा है, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन अच्छे से आ रहा है, तो आप यह जो है अपरिमेय फलन का, अपरिमेय समीकरण का असमीका आप या समीकरण हो, इसको आप अच्छे से हल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, स्टेट थ्योरी में अंतराल अगर अच्छे से आ गया, आपको असमीका साइन स्कीम आ गया, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, मॉडुलस फंक्शन, यह सब तो बिल्कुल ही आ ही जाएगा आपको। तो आपको यह पूरा क्या होगा? आसान हो जाएगा। लास्ट में हम पढ़ने वाले मिसलेनियस में क्या, सब तरह से मिला हुआ प्रश्न करेंगे और एडवांस क्वेश्चन करेंगे आपको, ताकि आपका दिमाग पूरा अच्छे से खुल जाए और आसान लगे। तो फंडामेंटल में छोटू हम क्या करने वाले, आपको इतना चीज़ हम आपको बताएंगे ताकि आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल क्या लगे? आसान लगे, है ना। इतना जो बड़ा सोचते हो तुम लोग, उतना बड़ा नहीं लगे, बिल्कुल ईजी लगे। ध्यान देना, मैथमेटिक्स के अंदर इतना ही चीज़ को अगर हम बढ़िया से पढ़ें तो आगे का जो टॉपिक है छोटू, वह पढ़ना बेहद क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो अगर आप छोटू उतारना चाहते हो तो आप इसको अच्छे से उतार लो, है कि नहीं? नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा साइड हो गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो उतारोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको उतारने से क्या होगा? समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, तो आप इसको उतार लो अच्छे से। चलो छोटू, तो मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, वो तो आपने देखा है कि नहीं। पहले उसी को हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि और आगे क्या पढ़ना है। तो दूसरा है आपको ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति भी आपको क्लास 11th में ही पढ़ना है। वो तो फंडामेंटल था, वो पढ़ने इस सब को आसान बनाने के लिए था। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले त्रिकोणमिति। इसमें क्या पढ़ना है सो देखो। तो त्रिकोणमिति में पहला चैप्टर है, हम लोग आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन कि त्रिकोणमिति आया कैसे, और त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला है जो आप 10वीं क्लास में पढ़े हो, साइन थीटा बराबर है p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, है कि नहीं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है। यह तमाम तरह का फार्मूला हम आपको इसमें बताएंगे और इसमें प्रश्न भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो मान के चलो ना कि ये जो चैप्टर है, इसमें हम 10वीं क्लास से ऊपर तक जाएंगे और कुछ गुर रहस्य की बातें समझेंगे कि कैसे त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल करें, कैसे बनाएं कि वह आसान लगे। ठीक है, काफ़ी आसान है त्रिकोणमिति, तो आपको ऐसे भी आसान लगेगा क्योंकि आपने 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ा है, तो यहाँ और इजी लगने वाला आपको, है कि नहीं। बिल्कुल डेप्थ में चलेगा, और मैं आपको 0 से स्टार्ट करके, और जैसे आपको अगर जेई मेन की तैयारी करना हो, एडवांस की तैयारी करना हो, अच्छा अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि जेई मेन एडवांस हम क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं। जब आपको मैं आगे और पढ़ाऊँगा, बीच में चर्चा करूँगा, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। और एनडीए का किसी को तैयारी करना हो या फिर एससीआरए की तैयारी करना हो, तो सर ये आप बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी पहली बार सुन रहे हो या फिर पहले आप सुन चुके होगे तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सारे सिलेबस इसी के अंदर से आएंगे। मैं जो पढ़ाऊँगा उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं आएगा, अगर आप पूरे दिल से। और यह लेक्चर को हम हमेशा कहते हैं, किसी भी लेक्चर को जब मैं डालूं तो आपको शुरू से अंत तक देखें, सब में क्वालिटी भरा रहता है। ठीक है, तो देखो, तो पहला क्लास में क्या बताऊंगा? इंट्रोडक्शन, और आगे भी तक जाऊंगा। दूसरा क्लास में हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे, कोण के बारे में पढ़ा था ना, कोण तो लोग ज्योमेट्री में कि कोण 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, है कि नहीं। तो ज्योमेट्री में जो आप कोण पढ़े थे, तो वहाँ पे कोण सिर्फ पॉजिटिव होता था, 0 और 360 डिग्री होता था या इसके बीच में होता था। लेकिन हम लोग जब त्रिकोणमिति में कोण पढ़ेंगे तो यहाँ पे कोण पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, और 360 डिग्री से बड़ा भी होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कोण को कैसे मापते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, और फिर कोण का चिन्ह कैसे लेते हैं, यह सारी बातें का चर्चा हम इसमें करने वाले। ठीक है, आपको आसान हो जाएगा। अब ई पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन का आप लोग पढ़े थे ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फोटो कैसा आएगा, ग्राफ, वो तो नहीं पढ़े आप। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा साइन थीटा का ग्राफ कैसा होगा, कॉस थीटा का ग्राफ क्या होगा, यानी 6 त्रिकोणमिति का ग्राफ कैसा होगा, उसका क्या क्या गुण है, वो सारे हम लोग त्रिकोणमितीय फलन से जान पहचान करेंगे। और जब किसी चीज़ से जान पहचान हो जाए तो वह आसान हो जाता है ना, तो इसमें हम करने वाले। और
इस इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी हम करने वाले। तो यह जो चैप्टर होगा इसमें हम अधिकांश चीज़ त्रिकोणमिति का पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का ग्राफ क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, उसका ढेर सारे फॉर्मूले। तो यह काफ़ी अच्छा है। जब यह खत्म हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे तू लोग पढ़ा था ना, बीजगणितीय समीकरण पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है। तो सर वैसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन शामिल हो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा शामिल हो किसी समीकरण में तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का गुण। तो हम त्रिकोणमिति के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के सहायता से हम लोग त्रिभुज के जो गुण है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे त्रिभुज में आप जानते हैं 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है। तो कोई एक भुजा नहीं देगा, कुछ कोण दे देगा, कुछ भुजा दे देगा, आप बोलेगा सभी भुजाओं व कोणों को क्या करें, प्राप्त करें। तो इससे रिलेटेड ढेर सारे फॉर्मूला कैसे क्या है नहीं है सब हम इसमें अध्ययन करेंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस तो 10वां क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, उससे थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा अपर लेके जाऊँगा, ताकि यह सब जो है क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस जो है लोग त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ाते, मैं आपको इसलिए पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छी चीज़ का तैयारी करना है। और यह है, आप जब जेईई मेन की तैयारी करोगे तो वहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस है कि नहीं है। तो मैं तमाम जीरो से स्टार्ट करूँगा, ऊपर तक आपको लेके चलेंगे। आप वीडियो देखना भूलना नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो छोटू, इसको आप उतार लो, तब हम बताएंगे। पहले आपने फंडामेंटल को देखा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आपने क्या देखा, त्रिकोणमिति को देखा। अब 11th क्लास में ही छोटू अलजेब्रा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब नियामक ज्यामिति है। तो हम आपको ये त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है सो बता दिए अच्छे तरीके से, है ना। पहला क्लास में परिचय करेंगे कैसे क्या है, दूसरा क्लास में कोण और उसके माप का अध्ययन करेंगे। उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ का अध्ययन करने वाले हैं और इसमें तमाम तरह का फॉर्मूला होगा। उसके बाद त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में जानेंगे। उसके बाद त्रिभुज का गुण क्या है और त्रिभुज के भी हेल्प से, त्रिकोणमिति के हेल्प से हम लोग ऊंचाई और दूरी का भी अध्ययन करेंगे। और यह तमाम तरह का प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं में रहेंगे, आपसे नहीं छूटेगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा यानी बीजगणित का सिलेबस। ठीक है छोटू, तो आप इसको उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ छोटू, तो अब देखो, अभी आपको बताए थे कि अलजेब्रा का सिलेबस में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, ध्यान दो, अलजेब्रा यानी बीजगणित के सिलेबस में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। तो देखो ये सब 11th क्लास में ही है, फंडामेंटल हो या त्रिकोणमिति हो या बीजगणित हो या अभी मैं एक बताने वाला हूँ नियामक ज्यामिति, सब 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ है बड़ी आसान, आपको डिटेल में बता रहे हैं इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बड़ी आसान। देखो यहाँ द्विघात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, द्विघात समीकरण तथा व्यंजक, है कि नहीं। तो आप लोग द्विघात समीकरण 10वां क्लास में पढ़े होंगे, है कि नहीं है। वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, वो तो आपको पता होगा, क्लास 11th है तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही ना। लेकिन जो आप 10वां क्लास में पढ़े हो, अगर वो आपको याद है तो काफ़ी यह ईजी हो जाता है। अब फिर ध्यान देना, अच्छा तू लोग 10वां क्लास में पढ़ा था, समांतर श्रेणी पढ़ा था, उसको आप लोग एपी बोलते थे। यहाँ पे एपी के अलावे जीपी, एचपी और हमको श्रेणियों का योगफल के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोग जोड़ रहे थे ना कि एपी में कोई श्रेणी है तो उसको जोड़ें, तो यहाँ भी हम डिफरेंट तरह के श्रेणी को कैसे जोड़ेंगे वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो यह भी काफ़ी क्या है, आसान है। उसके बाद हम पढ़े बारे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको शॉर्ट में आप बोलेंगे प्रिंसिपल का पहला अक्षर P, मैथमेटिकल का पहला अक्षर M, इंडक्शन का पहला अक्षर I, PMI। इसको हम लोग बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई गणितीय रिजल्ट जो प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही है उसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि सही है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जो है थ्योरेटिकल क्लास होगा और ये काफ़ी आसान होता है कि नहीं। देखो यहाँ फिर
उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याएं के बारे में। जैसे आप लोग वास्तविक संख्या, यहाँ पे आप क्लास 11th में पढ़ोगे, जैसे आप लोग क्लास 10 तक पढ़े थे ना वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के अलावे समिश्र संख्या होता है, यहाँ पे एक नई संख्या एंट्री करेगी आपके सिलेबस में, तो हम इसमें समिश्र संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वास्तविक संख्या पत्ती पहले पढ़ लेंगे जो आप फंडामेंटल में, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याएं क्या होती है, उसके बारे में, कैसे इसको सूचित करते हैं, क्या इसका गुण है ना, सब चीज़ बारे में। उसके बाद अगला आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाई का मतलब होता है दो, अनुमियल का मतलब पद। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, है कि नहीं। जैसे इसमें क्या पढ़ना है कि आप पढ़े थे ना a + b का होल स्क्वायर को आपको आसानी से याद था, लेकिन आपको बोले a + b के पावर 10 का मान कितना होगा, a + b के पावर 9 का मान क्या होगा, है कि नहीं। तो आप आसानी से बोल सकते हैं। और भी चीज़ें इसमें पढ़नी है, खाली यही नहीं पढ़ना, इसमें और भी चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो तत्काल हम आपको बताएं ताकि आपको लग जाए कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। जैसे किसी चीज़ को सजाना, जैसे आप बेंच पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो अदला बदली करके डिफरेंट तरीके से आप कितने तरीके से बैठ सकते हो, है कि नहीं। जैसे आपके घर में किसी टेबल पे किसी बेंच पे 4 फूल है, 5 फूल है, तो उसको अदल बदल के आप कितने तरीके से सजा सकते हो। तो सजाने का मतलब होता है क्या चीज़, क्रमचय, और संचय का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। जैसे कहीं पे भीड़ में 20 आदमी है और उसमें से 5 आदमी को क्या करना है, चुनना है, सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का उपयोग करेंगे। तो कोई चीज़ को सजाना हो उसके लिए हम लोग क्रमचय, और कोई चीज़ को सिलेक्शन करना हो, चुनाव करना हो, तो उसके लिए किसका, कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे हम सजाना और चुनाव करने के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका यह जो अलजेब्रा का सिलेबस है इतना ही है कि नहीं। तो अब हम पढ़ने वाले आगे नियामक ज्यामिति का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, उतार लो, अच्छे से उतार लो, है कि नहीं। चलो छोटू, तो अब आपको मैंने बता दिया फंडामेंटल का सिलेबस, मैंने आपको बता दिया त्रिकोणमिति का सिलेबस, और मैंने आपको बता दिया अलजेब्रा का सिलेबस, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति का सिलेबस। अच्छा छोटू, पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति तुम लोग बहुत पढ़े भी हो। कहाँ पढ़े हो पता है, आप लोग पढ़े थे ना, 2 बिंदु के बीच की दूरी, नियामक अक्ष पे किसी बिंदु को कैसे सूचित करते हैं, 2 बिंदु के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़े थे ना, बिंदु यहाँ ऐसे हो तो उसको जोड़ कर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आप पढ़े हो। तो वही टॉपिक यहाँ हमको पढ़ना है, लेकिन वहाँ आप पढ़े थे सिर्फ बिंदु के बारे में, 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, उसके बाद विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आप पढ़े थे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे आसान होगा। ये तो आप 10वां क्लास में बिंदु के बारे में पढ़े हो, तो 10वां क्लास का ही चैप्टर्स को यहाँ पे पढ़ना है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा अलग नज़रिए से आपको आसान लगेगा, ऐसा नज़र जो आपको आसान लगेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सरल रेखा के बारे में, और ढेर सारे बिंदु मिलकर क्या बनेगा, सरल रेखा बनेगा। सरल रेखा के बारे में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो, यदि आपको बिंदु अच्छा से समझ में आ गया तो आपको रेखा भी अच्छा है समझ में आ गया, सरल रेखा समझ में आ जाएगा। अगर आपको सरल रेखा अच्छा है समझ में आ गया तो वृत्त जो है यह आपको समझ में आ ही जाएगा। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, बिंदु के माध्यम से ज्योमेट्री का अध्ययन करते हैं, है कि नहीं। बिंदु और अलजेब्रा के माध्यम से हम लोग ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे, वृत्त का भी अध्ययन करेंगे बिंदु के माध्यम से। तो यह जब आपको सरल रेखा जब आसान हो जाएगा तो यह भी आसान हो जाएगा। कैसे, तो आप देखते हो छोटू कि वृत्त में जो यह स्पर्श रेखा होता है, यह जो अभिलंब होता है, यह स्पर्श रेखा ही है क्या, यह जो स्पर्श रेखा है यह है क्या, रेखा है। रेखा के बारे में आप पहले से जान चुके हो तो आसान हो जाएगा। आप जो अभिलंब पढ़ते हो यह भी क्या है, एक रेखा ही तो है, यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब एक रेखा है। तो यदि पहले हम अगर सरल रेखा पढ़ लें तो आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा, है कि नहीं। उसके बाद
एक टॉपिक है कोनिक सेक्शन के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। कोनिक सेक्शन बताएंगे इसको डिटेल में जब हम आपको नियामक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे, तो आपको बताएंगे नियामक ज्यामिति का ज़रूरत क्यों पड़ा, नियामक ज्यामिति में बिंदु को सूचित कैसे करते हैं, बिंदु का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी को हम फार्मूला प्रूफ करेंगे कैसे आता है, और विभाजन सूत्र जो है ना कि दो बिंदुओं को m/n में विभाजन करता है, तो फार्मूला आप पढ़े होंगे x बराबर mx2 + nx1 बाई m1 + m2 पढ़ा है ना, अंत विभाजन बाय विभाजन। तो सारे सूत्र को हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे और क्वेश्चंस भी अच्छे करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद सरल रेखा आसान हो जाएगा, वृत्त भी आसान है, परवलय पढ़ने वाले हम लोग, पाराबोला यानी क्या चीज़, परवलय के बारे में। बिंदु जब किसी समतल में घूमेगा तो अलग अलग तरह की आकृति बनेगी, उसी में से एक आकृति क्या होगा, परवलय होगा। कैसे बनेगा सब बात आपको बताएंगे छोटू। यहाँ पे एक चैप्टर हम और ऐड कर देना चाहेंगे। बिंदु के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकस। क्या पढ़ेंगे, लोकस। लोकस पढ़ने के बाद क्या होगा कि बिंदु के बाद लोकस बताता है कि ढेर सारे बिंदुओं मिलके कैसे समीकरण और कैसे ग्राफ बनते हैं। तो बिंदु यानी इसका हिंदी होता है बिंदु पथ। बिंदु जिस पथ पे चलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु पथ। तो यदि आप लोकस चैप्टर अच्छा से समझ गए, बिंदु के बाद लोकस पढ़ेंगे और लोकस के बाद स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हो गया, 1 2 3 4 3 7 चैप्टर हो गया नहीं। तो यह चैप्टर काफ़ी आसान है और काफ़ी आपको आसान लगेगा। अब देखो इसका हम पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। इलिप्स का मतलब क्या, दीर्घवृत्त। तू लोग पढ़ा होगा, सर बताए होंगे कि पृथ्वी जिस पाथ पे घूमती है वह इलिप्टिकल है, ऐसे। इस एक यह हो गया वृत्त हो गया, यह क्या हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, ऐसे अंडाकार। बात समझ में आ गया। अच्छा, परवलय भी तू लोग देखे होंगे, 10वां क्लास में तू लोग पढ़ा है द्विघात समीकरण, सर बताए होंगे ऐसे वाला फोटो, ऐसे यू के तरह, इसी आकृति को हम लोग परवलय बोलते हैं। यह क्या हो गया, वृत्त। यह क्या हो गया, यह हो गया आपका दीर्घवृत्त हो गया, अंडाकार आकृति। हाइपरबोला क्या है, तो हाइपरबोला का आकृति ऐसे होगा, ऐसे, है ना, ऐसे और ऐसे, यह आकृति हाइपरबोला कहलाता है। तो हम सभी के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब देखो 2 एक्स्ट्रा टॉपिक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचन, और एक स्टैटिक्स है। तो गणितीय रीजनिंग जो है, विवेचना जो है, आप क्लास 10th में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन स्टैटिक्स जरूर क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे वहाँ से आगे पढ़ना है, ठीक है। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले। और ख़ास बात यह है कि यह टॉपिक जो है जेईई मेन में यहाँ से एक प्रश्न आता है और यहाँ भी एक प्रश्न आता है। तो यह बहुत एक ही दिन का ये टॉपिक ही है, मात्र 1 से 2 दिन इसमें लगेगा और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। और आपको पता है ना जेईई मेन में 4 नंबर आना, समझ रहे हैं ना। यह भी 2-3 दिन का यह भी होगा, इसमें भी आपको 4 नंबर आ जाएगा आसानी से। 8 नंबर तो वही हो गया, 5-6 दिन पढ़े 8 नंबर आ गया, और क्या चाहिए आपको, है कि नहीं। और पूरे जेईई मेन में इससे 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। कितना, 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम रहता है। इससे आगे पीछे भी करता है, लेकिन कम से कम 5 रहेगा। तो 5 का 20, इधर कितना, 4 4 8, कितना 28 नंबर तो ऐसे ही आ गया, सिंपल हल्का चीज़ पढ़ने से। त्रिकोणमिति से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, लेकिन त्रिकोणमिति के बिना आप इस नियामक ज्यामिति को और आगे जो कैलकुलस है क्लास 12 में उसको आप नहीं पढ़ सकते। तो त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछता कम है, इसीलिए क्योंकि इसका उपयोग ज़्यादा है। आप हिसाब बनाओगे उसी के बीच में त्रिकोणमिति का उपयोग हो जाएगा। तो आपको तो जांच लिया त्रिकोणमिति है कि नहीं। तो सबसे पहला, अब तो हम आपको बता दिए सिलेबस के बारे में। अब हम लोग कल से यानी सोमवार से, आज संडे है, तो हम लोग को क्या किए हैं, हम आप लोग के लिए वीडियो बना दिए हैं कि कैसे सिलेबस होगा, क्या नहीं होगा, है कि नहीं। मैं 0 से लेकर और जेईई मेन तक की आपकी पढ़ाई होगी। और आगे भी आप पढ़ना चाहे तो जितना भी आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, मैं उतना ही ढंग से तो पढ़ाऊंगा ही, उतना ही अपर लेवल तक जाऊंगा, ताकि आपको कोई भी परीक्षा जो है इंटर के बाद जो भी इंटर बेसिस पर फॉर्म आए वो आपको क्या करे, काफ़ी आसान परीक्षा लगे। मैं कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आए आपके कॉपी से ही टकराए, चाहे वह क्लास 11-12 हो, चाहे वह जेईई मेन हो, या फिर एनडीए SCRA का प्रश्न हो, कॉपी से बाहर नहीं आएगा। इतना मेहनत हम आपके साथ करेंगे और आपको भी मेहनत करते रहना है, ठीक है। चलो, तो छोटू हम लोग जो है, आज तो संडे है,
है कि नहीं है। तो संडे को समय था तो हम सोचे कि चलो अपने बच्चों से मैं बात कर लेता हूँ और कुछ बता दे रहा हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आप एक पैटर्न तैयार हो जाए। तो हम लोग को क्या करना है, फंडामेंटल तो पढ़ना ही है, और दूसरा क्या, त्रिकोणमिति है ना। और उसके बाद अलजेब्रा और नियामक ज्यामिति है। तो हम लोग सोमवार से, कल से आपको एक एक लेक्चर आपको जाएगा। मैथ में आपको मैं डेली एक लेक्चर डाल दूंगा। और पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो सुनो, यहाँ हम बता देते हैं कैसे कैसे पढ़ना है कि नहीं। देखो, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेस्ट क्वालिटी यहाँ मिलेगी। चलो देखो छोटू, यहाँ हम आपको क्या करेंगे। सो देखो, सप्ताह में 7 दिन होता है। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन, सोमवार मंगल बुध, आपको फंडामेंटल बताएंगे। हम क्या बताएंगे, फंडामेंटल्स बताएंगे, ताकि आपका जो बेस है वो भी मजबूत होता रहे। और इसके माध्यम से तो इसी पे सारा मैथ टिका हुआ है कि नहीं। यह घर का बेस है। आप जानते ही हो कि घर का बेस जब बढ़िया रहता है तो हम ऊंचा बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यह फंडामेंटल बढ़िया है तो हम कितना भी करा से करा प्रश्न बना सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा नंबर क्या चीज़, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले, ठीक है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार फंडामेंटल का लेक्चर जाएगा 3 दिन, और थर्सडे को यानी बृहस्पति को, शुक्रवार को और शनिवार को आपको त्रिकोणमिति का जाएगा, ठीक है। तो दोनों को हम बैलेंस करके चलेंगे ताकि अपना सिलेबस भी ख़त्म होता रहे और हम लोग का पढ़ाई भी जारी रहे। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो फ़ायदेमंद लगे, आपको लगे कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, मेरे लिए फ़ायदेमंद है और मेरे लिए ज़रूरत की चीज़ है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पूरे अच्छे से मैं आपको कंटेंट दूंगा। हमारे साथ सुमन सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमारे साथ पंकज सर हैं जिनका बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, और आपको केमिस्ट्री, पूरा होल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे अब बिल्कुल ही आप ही के भाषा में, ताकि आपको क्या लगे, ईजी लगे, है कि नहीं। तो हम लोग ऐसा क्यों किए, सो आप सुनिए। यूट्यूब पे आप जाओगे छोटू ना, तो आपको ढेर सारे चैनल आपको मिलेंगे पढ़ाई के लिए। लेकिन वह जो चैनल है, जो भी सारे चैनल्स हैं, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन सारे चैनल्स क्या है, इंग्लिश मीडियम में है। तो जो बच्चे अभी बिहार बोर्ड के खास करके जो बच्चे हैं, वह अगर हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं तो उनको इंग्लिश मीडियम में जाने में थोड़ा तकलीफ़ें होती है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, सिलसिलेवार ढंग से आपको हिंदी मीडियम में पूरी सिलेबस ख़त्म करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लॉकडाउन के बाद पूरा क्लास खुलेगा, फिर भी अपना लेक्चर चलता रहेगा। आप उससे क्या करोगे, पढ़ते रहोगे, है कि नहीं है। आज जो डाउट्स है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप कमेंट करके पूछे। आप बहुत अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करो और कमेंट भी करना और दोस्तों से शेयर भी करो, क्योंकि आप घर बैठे, इससे अब आसान क्या हो सकता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है। तो हम कह रहे थे कि हिंदी मीडियम में जो है एक अच्छा कंटेंट वाला अभी तक लेक्चर नहीं कहीं पे है। तो हम लोग चाहें कि चलो भाई, बच्चे को हिंदी मीडियम में अच्छा कंटेंट वाला लेक्चर चाहिए। इंग्लिश मीडियम का तो ढेर सारा है, लेकिन हिंदी मीडियम का सिलसिलेवार ढंग से नहीं है, ताकि बच्चों को अच्छा लगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए छोटू इतना ही रहने देते हैं, और आप क्या करो कि जितना भी हम आपको बताए हैं उसको आप क्या करो, नोट करो अच्छे से। और कल से यानी सोमवार से हम पढ़ाई को रेडी रखेंगे, और आप कैसा रिस्पांस लेते हैं आप कमेंट करो। आपको अच्छा लगे तो फिर मैं कहता हूँ आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो, ठीक है छोटू। तो आज के लिए इतना ही।